इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। सभी लोग चलिए, तो आज है हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास 9। कैसी तैयारी चल रही है बाकी सबकी? सब कुछ ओके एंड अपडेट? चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आंसर करें सारे बच्चे। बच्चों 1 मिनट में बस आ गया, ठीक है? आप लोग आंसर करना, मैं 1 मिनट में आया। जैसे आप देखोगे कि यहां पर हमने एंड से, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हार्ड और केयरफुल को जोड़ा है। अच्छा, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से जोड़ना, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना। ठीक, तो हमने यहां पर एंड से हार्ड और केयरफुल को जोड़ रखा है। केयरफुल एडजेक्टिव है, हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। अब जो बच्चे बात पहले से जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि हार्ड वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। केयरफुल जो वर्ड है वो केवल और केवल एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है? इसकी एडवर्ब फॉर्म केयरफुली होता है। इसकी एडवर्ब फॉर्म जो है वो केयरफुली होता है। ठीक, अब यहां पे जैसे केयरफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और हार्ड जो है वो क्या है, ये हमें पता करना है। अगर हार्ड भी एडजेक्टिव है तो ये सही जोड़ रखा है, अगर हार्ड एडवर्ब है और केयरफुल एडजेक्टिव है तो फिर ये गलत है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये हार्ड है क्या, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है। तो ये वाला हार्ड क्या है? तो ध्यान से देखो, ये जो हमने वर्क वर्ब लिखी है ना, ये एक्शन वर्ब है। भले ये नॉन फाइनाइट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे जेरेंड है, लेकिन ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं आते, एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आते हैं। तो ये जो हार्ड है ना, वो इस सेंटेंस में एडवर्ब है, यहाँ पर ये एडवर्ब है। अब क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद लिखा गया तो एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते नहीं, एडवर्ब आते हैं, तो ये एडवर्ब है। अगर ये हार्ड एडवर्ब है तो ये जो एंड के बाद हमने केयरफुली लिखा ये भी एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा, ठीक है? लेकिन वो केयरफुली तो एडवर्ब है नहीं, तो अगर नहीं है तो हटाओ इसे, लिखो एडवर्ब केयरफुली। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान रखनी कि भाई हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ऐसे देखो, जैसे हमने लिखा दे वर्क हार्ड, दे डिड या दे डू हार्ड वर्क।
तो यहां देखो, ये वर्क वर्ब है और ये हार्ड इस वर्ब का एडवर्ब है। यहां पे वर्क नाउन है और ये जो हार्ड है वो इस नाउन का एडजेक्टिव है। यहां पे वर्ब ही डू है। ठीक, तो वर्क जो है वो वर्ब नाउन दोनों ही होता है, हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है। तो यहाँ पे हार्ड एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल आ जाओ। Even though it was raining heavily, I had gone out to get some medicines. अब जैसे हमने लिखा even though it was raining heavily, I had gone out to get some medicines. आंसर करें सभी बच्चे इसका। I went out, ठीक है, बारिश हो रही होगी पहले से, ये गया होगा बाद में। तो यहाँ पे क्या है कि कोई काम पहले से चल रहा है, जो पहले से चल रहा है वो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे जनरली लिखते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख रखा है जो पहले से चल रहा है, और जो काम बाद में हुआ है उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो जो एक्शन पहले से स्टार्ट होके चल रहा है, ठीक है, वो इनकम्प्लीशन की स्टेट में, उसको हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फिर अगर कोई एक्शन उसी समय जब ये पहले से चल रहा है हो, तो उसको हम लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि वो पास्ट ऑफ पास्ट तो है नहीं जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देंगे, तो हमें लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे तो ये जो हैड गॉन है इसकी जगह आ जाएगा वेंट। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसका यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट ऑफ पास्ट हो, ये पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है। अगला देखो, माई एल्डर ब्रदर हैज बीन बिलीविंग दिस स्टोरी अबाउट सिंदबाद सिंस ही वाज अ चाइल्ड। अब हम कह रहे हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है वो सिंदबाद की जो कहानी है इसको तब से सच मानता है जब वो बच्चा था, तब से। आंसर बताओ सभी लोग। My elder brother has been believing this story. अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम बिलीव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं? मान लो कोई पर्सन हमसे आगे कोई बात बताए और मैं उससे ये कह दूं ठीक है, आई एम स्टिल बिलीविंग दैट न्यूज। कोई पर्सन कहे आई एम स्टिल बिलीविंग दैट न्यूज, कि मैं उस खबर को अभी भी सच मानता हूं। आई एम स्टिल बिलीविंग दैट न्यूज, कोई पर्सन ऐसे कहे तो बताओ ये सही है गलत? आई एम स्टिल बिलीविंग दैट न्यूज गलत। ठीक है, क्योंकि बिलीव वर्ब ना स्टेट वर्ब होती है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। बिलीव जो होती है वो मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई स्टिल बिलीव दैट स्टोरी। ठीक है, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बिलीव वर्ब स्टेट की वर्ब होती है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अब जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता, तो हमें उसके परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस की जगह हम क्या करते हैं, जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उन वर्ब्स का हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पर यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह पर यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। ऐसी वर्ब्स जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पर यूज किया जाता है इंडेफिनिट टेंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह पर यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस। ठीक, तो जो हमने हैज बीन बिलीविंग लिखा है ना, ये बिलीविंग गलत है, इसको लिखो बिलीव्ड। तो इसको लिखो माय एल्डर ब्रदर हैज बिलीव्ड दिस स्टोरी। ध्यान रहेगा। तो जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्स्टिट्यूट इंडेफिनिट टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्स्टिट्यूट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ, हैज बिलीव्ड आएगा एकदम बच्चे। माय ब्रदर हैज बिलीव्ड दिस स्टोरी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमने लिखा, दे कैंट डिसाइड हु शुड दे ब्लेम फॉर इनएफिशिएंसी। कि इनएफिशिएंसी के लिए, हाँ नो भी स्टेट वर्ब होती है बच्चे, नो जो वर्ब होती है वो भी स्टेटिव वर्ब ही होती है। दे कैंट डिसाइड हु शुड दे ब्लेम फॉर इनएफिशिएंसी, कि वो ये मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनएफिशिएंसी के लिए वो किसे ब्लेम करें। देखो
यहां पर हम अगर देखेंगे तो जो ब्लेम वर्ब हमने लिखी है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट हमारे पास दे पहले से ही है, ठीक। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हु हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो दे ही रखा है, तो आप हु तो लिख नहीं सकते, तो हु लिख नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, ठीक। अब उसके बाद की एक चीज देखो, ये जो हमने क्लॉज लिखी है ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज असर्टिव फॉर्म में आती है। असर्टिव फॉर्म का मतलब हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले, बाद में नहीं, बाद में पहले नहीं। यहाँ पे देखो दे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग और हमने उससे पहले लिख रखी है। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले तब लिखते हैं जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। ये इंटरोगेटिव तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ये आंसर। whom they should blame for, ठीक है, whom they should blame for inefficiency, ये हमारा आंसर है। तो आंसर है ए, सी नहीं है बच्चे। देखो देखो देखो, दो चीजें, एक तो वो बी ब्लेम्ड वर्ब पैसिव कलर लिखी हुई है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट डूअर है, जो दे हैं वही ब्लेम करेंगे, देखो तो ब्लेम नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो वर्ब पैसिव नहीं एक्टिव होनी चाहिए, तो इस वजह से भी गलती है, ठीक है। दूसरा जो शुड हेल्पिंग वर्ब है वो दे से पहले नहीं बाद में आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे हमने फुल स्टॉप लगा रखा है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। देखो हाउ will he, how will he do it is a secret, एक क्वेश्चन। दूसरा, I know how will he do it, C, do you know how will he do it, तीसरा, how he will do it without our help। ये मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं। सारे बच्चे ये बताएं कि इन 4 में से कौन कौन से सेंटेंस सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। सारे सही हैं, सारे गलत हैं। जो भी गलत हो उनको सही कैसे करना है ये भी बताना। चलो चलिए भी सभी लोग अब आंसर बताएं। अब देखो सबने पढ़ लिया ये सेंटेंस, सबने अपने अपने हिसाब से जो भी समझना था समझ लिया। अब ध्यान देना जो मैं बोलूंगा उस पर। ये जो हमारे सेंटेंस है ना बच्चे, इनमें आप देखोगे कि हाउ विल ही डू इट, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सेंटेंस ध्यान से देखो असर्टिव है। आई नो हाउ ही विल डू इट, ये जो हाउ ही विल डू इट है ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस भी असर्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा डू यू नो हाउ विल ही डू इट, ये भी अभी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस सेंटेंस में नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हालांकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। हाउ ही विल डू इट विदाउट आवर हेल्प, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक। तो आपको समझना ये है कि ये जो हाउ हमने लिखा है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये जो हाउ लिखा है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हाउ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये वाला हाउ क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं, WH फैमिली वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं ना बच्चे, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं। तो अगर ये हम हाउ को एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए, तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। असर्टिव फॉर्म का मतलब हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद, असर्टिव फॉर्म का मतलब हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद,
असर्टिव फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो ये तीनों ही गलत है। ही जो है सब्जेक्ट, उसके बाद विल लिखिए। हाउ ही विल डू इट इज अ सीक्रेट। आई नो हाउ ही विल डू इट, ठीक है। डू यू नो हाउ ही विल डू इट, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, ठीक। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन जो है ना, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन लिखा ना, तो ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, तो ये जो विल है वो लिखिए पहले। तो चारों ही गलत है, इनमें से सही कोई भी नहीं है। सी इज करेक्ट बेटा, सी नहीं सही है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो मेन क्लॉज इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं लिखी जाती। तो ये मेन क्लॉज है, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगी, वो असर्टिव फॉर्म में ही रहेगी। तो ये सारे के सारे गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है। अब ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसको हम 10 बार डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें। तो एक बार ये समझा दिया, अब आगे हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिकॉज आवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट वेल डिफाइंड, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। चल, इज नॉट डिफाइनिंग वेल, हैज नॉट वेल डिफाइंड, वॉज नॉट वेल डिफाइंड, नो इंप्रूवमेंट। बताओ क्या आएगा। देखो पहले तो चलो तुम लोग आंसर बताओ, फिर मैं समझाता हूं। इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है। इट हैज डिफाइंड वेल, डिफरेंस देखना, ठीक है। ये डिफाइंड वर्ब है और ये वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो वेल डिफाइंड है ये एक एडजेक्टिव है, हाइफन लगा दिया ना तो ये डिफाइंड वर्ब नहीं बची। वर्ब को हाइफनेट कभी नहीं किया जाता, तो ये जो हाइफन लगा दिया तो ये एडजेक्टिव है, और ये इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो वेल डिफाइंड और डिफाइंड वेल है, पहले इसका डिफरेंस समझ ले सारे बच्चे, ठीक है। पहले इसका डिफरेंस समझ ले, जब वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो यहाँ देखो, ये जो हमने वेल डिफाइंड लिखा है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं। यहां पर हमने हैज नॉट हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है, इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी चाहिए थी। वेल डिफाइंड वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। वॉज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट डिफाइनिंग वेल। इज नॉट डिफाइनिंग वेल हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक्टिव फॉर्म की वर्ब है। पॉलिसी डिफाइन नहीं करती, पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत, ठीक। अभी जो हमने लिखा इज नॉट वेल डिफाइंड और वॉज नॉट वेल डिफाइंड, ये दोनों ग्रामेटिकली सही है। अब बस इनमें डिफरेंस जो है ना वो टेंस का है। वो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे जो इज है ना ये वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, यहां पर भी ये वर्ब है पास्ट टेंस की, ठीक। अब बस हमें ये डिसाइड करना है कि जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में है या पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में है तो जो लिखा है वही सही है, नो इंप्रूवमेंट। अगर पास्ट की बात हो रही है तो फिर सी सही हो जाएगा। बताओ। बिकॉज आवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट वेल डिफाइंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है लोगों में, तो अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है तो इसका मतलब ये अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है तो बात प्रेजेंट की हो रही है, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन आंसर। तो नो इंप्रूवमेंट बच्चे, द आंसर इज नो इंप्रूवमेंट बिकॉज आवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के लोगों में इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि इनकी फॉरेन पॉलिसी है क्या, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी वेल डिफाइंड है नहीं। तो जो दूसरे देश हैं वो समझ नहीं पाते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। चल अगला देखिए। गेस्ट मस्ट रजिस्टर एट द फ्रंट डेस्क। गेस्ट जो हैं उनको फ्रंट डेस्क पे जरूरी रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज दे डोंट ऑब्टेन अ की। बताओ। और नहीं तो उनको चाबी नहीं मिलेगी। मान लो कोई होटल वगैरह है तो वहां पे ऐसा नियम कानून है कि जो भी गेस्ट हैं उनको फ्रंट डेस्क पे जाके एक बार अपने को रजिस्टर चेक इन करना पड़ेगा, तभी उनको चाबी मिलेगी, अदरवाइज उनको चाबी नहीं मिलेगी। बताओ।
विल नॉट बी ऑब्टेन्ड तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कौन है, दे का मतलब है गेस्ट, गेस्ट ऑब्टेन करेंगे की को, गेस्ट को तो ऑब्टेन किया नहीं जाएगा, तो पैसिव तो हम बना नहीं सकते, ये गलत। ठीक है, शुड नॉट, ये एडवाइस भी है नहीं, गलत। ये रिजल्ट बताया जा रहा है कि अगर किसी ने जाके खुद को रजिस्टर नहीं किया तो उसको फिर मतलब वो चाबी नहीं मिलेगी, तो ये एक तरीके से कंडीशन हो गई कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर वो काम भी नहीं होगा। तो जो रिजल्ट होता है उसको फ्यूचर में विल सेल के साथ लिखा करो। तो आंसर होगा विल नॉट ऑब्टेन। गेस्ट अगर खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उनको चाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। ये एक तरीके से और कंडीशनल हो गया। इसका मतलब है इफ गेस्ट्स डोंट रजिस्टर एट द फ्रंट डेस्क दे विल नॉट ऑब्टेन अ की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखो, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, मैं आज रात निकलूंगा दिल्ली के लिए, एंड डैश टू रिटर्न नेक्स्ट वीक। अब बताओ क्या लिखें, एंड वेटिंग टू रिटर्न नेक्स्ट वीक, गोइंग टू रिटर्न नेक्स्ट वीक, प्लान टू रिटर्न नेक्स्ट वीक, लाइकली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक। अब देखो, गोइंग और वेटिंग आ नहीं सकते, वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आती नहीं है। ठीक है, तो गोइंग और वेटिंग तो हटा दो, ये तो ऑप्शन आएंगे नहीं। अब या तो हम प्लान लिखें या लाइकली लिखें। अच्छा, लाइकली और प्लान में डिफरेंस क्या, सारे बच्चे समझना। प्लान जो है वो वर्ब है, लाइकली जो है वो एडजेक्टिव है। तो जब भी हम लाइकली लिखेंगे जो कि एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमें कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। लिंकिंग वर्ब कोई लिखी नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होती है, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुनाइट एंड एम लाइकली टू, तो लाइकली जो है ना वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को, लाइकली को हम बेसिकली यूज करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने लिखा आई एम लाइकली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक। तो जो लाइकली है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है, इससे पहले हमें कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। अब वहां पे ध्यान से देखो, कोई लिंकिंग वर्ब लिखी नहीं है, तो लाइकली भी नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा प्लान। प्लान वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, हम इसको वर्ब मानेंगे। प्लान वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ पे वर्ब मानेंगे, हम नाउन मानेंगे ही नहीं। तो आंसर है सी, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, मैं आज रात को दिल्ली निकलूंगा, एंड प्लान, और मेरा प्लान बना रहा हूं। क्या प्लान है मेरा, टू रिटर्न नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वापस आने का। अगला देखो, ऑन ए सडन डिमाइज माई इमोशंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, कि उसकी अचानक असामयिक मृत्यु पर माई इमोशंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, मेरे इमोशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, दैट इट वॉज इनएक्सप्लिकेबल, कि ये इनएक्सप्लिकेबल था, डैश आई फेल्ट। अब ये बताने क्या लिखना, वाई आई फेल्ट, दैट आई फेल्ट, विच आई फेल्ट, वाई आई फेल्ट। अब देखो इसमें पता है क्या, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बिना एंटीसेडेंट के नहीं आते। आप ध्यान से देखना, ये पूरी क्लॉज है क्या, ये जो पूरी क्लॉज हमने लिखी ना, ठीक है, इसमें यहाँ पे जो आप वर्ड लिखोगे वो कंजंक्शन होने के साथ साथ में फेल्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फेल्ट यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम करे, प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव क्लॉज बनाता है। दैट और विच रिलेटिव प्रोनाउन तो होते हैं, लेकिन बिना एंटीसीडेंट के नहीं लिखे जाते हैं। हमने पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर तुम लोगों को ध्यान रह गया हो। ठीक है, तो दैट और विच तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट के नहीं आते। अब वाई जो है वो एडवर्ब होता है, वो कंजंक्शन बन नहीं सकता, वो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें फेल्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये एडवर्ब्स होते हैं, तो एडवर्ब्स ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते, तो ऑप्शन गलत हो गया। एक मिनट, वैसे तो अब सारे गलत हैं। ठीक है, वैसे तो अब सारे ही गलत हैं, तो ध्यान नहीं दिया।
एक ऑप्शन इसमें व्हाट लिख लो बच्चे, हमसे गलती हो गई, ध्यान नहीं दे पाए। इसमें कहीं ना कहीं पे व्हाट जरूर होना चाहिए क्योंकि आंसर वही बनेगा। ठीक है, तो आंसर ये व्हाट बनेगा। हाँ व्हाट आएगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये हमसे गलती हो गई बच्चे। ठीक है, तो इसमें हमें व्हाट लिखना पड़ेगा। ऐसे रिलेटिव क्लॉजेस जहां पर एंटीसीडेंट ना दे रखा हो। ठीक है, तो वहां पर आप विच नहीं यूज कर सकते, दैट नहीं यूज कर सकते, हु और हुम नहीं यूज कर सकते, वहां पे व्हाट का यूज कीजिए। तो व्हाट आई फेल्ट का मतलब जैसा मैंने महसूस किया, वो इनएक्सप्लिकेबल है, मैं किसी को बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। ठीक, चलो, ये हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगले पे आ जाओ। Automobile manufacturers are to launch a campaign to increase consumer awareness about the new emission control। कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं एक कैंपेन। जो कैंपेन किस लिए लॉन्च करेंगे? टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अबाउट द न्यू एमिशन कंट्रोल। अब देखो, जैसे हमने लिखा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर टू लॉन्च अ कैंपेन, व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन, कैसा कैंपेन। तो अब हमें कैंपेन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव यहां पे लिखना है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन। तो एडजेक्टिव जो वर्ब की फॉर्म्स को अगर हम एडजेक्टिव बना के लिखें, ठीक है, तो वो पार्टिसिपल होती हैं। पार्टिसिपल्स होते हैं ना, वर्ब की फॉर्म एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो डिजाइन तो पार्टिसिपल है नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है या थर्ड फॉर्म होती है। तो या तो डिजाइंड आंसर होगा या डिजाइनिंग होगा। डिजाइंड और डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है? डिजाइनिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्टिव मीनिंग। डिजाइंड है पास्ट पार्टिसिपल, पैसिव मीनिंग। ठीक है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, हमें किसे डिस्क्राइब करना है? कैंपेन को। भाई नाउन जो है जिसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करना चाह रहे हैं वो नाउन कौन है? कैंपेन है। कैंपेन तो डिजाइन करता नहीं है, कैंपेन को डिजाइन किया जाता है। कैंपेन डिजाइन नहीं करता ना, कैंपेन को डिजाइन किया जाता है। तो हमें पैसिव मीनिंग चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इवन द लॉस ऑफ हर जूल्स डिड नॉट डिस्टर्ब हर इक्वेनिमिटी। सिनोनिम्स बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, सारे बच्चे सोच के बताएं। इवन द लॉस ऑफ हर जूल्स, कि जो उसके जूल्स थे उनके खो जाने पर भी उसकी जो इक्वेनिमिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या बच्चे बताएं? इक्वेनिमिटी का मतलब आप मान सकते हैं कि हिंदी में अगर कोई शब्द ढूंढे इक्वेनिमिटी के लिए, मतलब समानता। जो आदमी है उसके जो भावनाएं हैं वो एज इट इज रहे, उनमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इक्वेनिमिटी का मतलब ये होता है कि आप समान भाव से रहें, उसका ज्यादा आप पे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इक्वेनिमिटी वर्ड का अगर हम इनमें सिनोनिम देखें, टेम्पर का मतलब तो गुस्सा होता है, इसको मत यूज करना। ठीक है, ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक मस्खरी होता है, वो भी नहीं आएगा। एफेबिलिटी का मतलब समानता या मित्रता होता है, वो भी नहीं आएगा। कंपोजर, कि उसका कंपोजर जो था, उसकी जो शीलता थी, सुशीलता थी, वो बनी रही। ठीक है, हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा इक्वेनिमिटी का क्या बताऊं। कंपोजर का मतलब होता है अनरफल्ड। ठीक है, कि आपकी जो शांति है, आपका जो मतलब कंपोजर है वो लूज ना हो, मतलब आप भड़क ना जाएं, भावनाओं में ना बह जाएं, इमोशनल ना हो जाएं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंपोजर। कंपोज्ड पर्सन वो होता है जिसके चेहरे पे कोई भावनाएं नहीं होती। जैसे आपने महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध जी की वो फोटो देखी हो ध्यान करते हुए, नो इमोशन, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई हंसी, कोई मजाक, कुछ नहीं, तो उस स्टेट को कंपोजर कहा जाता है। स्थिर बुद्धि, एग्जैक्टली, हाँ स्थिर बुद्धि वगैरह कह सकते हैं, स्टेबिलिटी टाइप। तो इक्वेनिमिटी का मतलब हो गया कंपोजर। अगला देखो, द डेटा कंपाइल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी यूजफुल। जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द्वारा डाटा का मतलब कंपाइल किया गया वो बहुत यूजफुल था। अब कंपाइल करने का हमें सिनोनिम बताना है। ऑप्शन दे रखा है एनालाइज्ड, एनक्लोज्ड, कलेक्टेड, पब्लिश्ड। बताओ क्या बताओगे?
कंपाइल का मतलब जमा करना, पाइल होता है ना ढेर, जैसे आपने पढ़ा होगा, पाइल का मतलब होता है ढेर, अमैस, स्टॉक, ठीक है, पाइल ऑफ वुड्स, लकड़ियों के ढेर। चिता होती है ना, एक वर्ड होता है इंग्लिश में पियर, कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा क्या होता है? इसका मतलब होता है चिता, पाइल ऑफ वुड on which a dead body is burnt। चिता, ठीक है। तो पाइल का मतलब ढेर होता है, तो कंपाइल का मतलब एक साथ में इकट्ठा करना, कॉम का मतलब टुगेदर होता है, कंपाइल का मतलब पुट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा कर देना। तो एनालाइज करना नहीं, एनक्लोज करना मतलब किसी बंदे मतलब घेरे में लाना नहीं, पब्लिश नहीं, कलेक्ट। कंपाइल करना मतलब कलेक्ट करना, अमेस करना, स्टॉक करना। अगला देखो, लेट अस नॉट एग्रीवेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, कि जो गरीब जो हैं, जो लोग पुअर हैं, हम उनके सफरिंग को और एग्रीवेट ना करें, मतलब उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो दुख हैं, उनको बढ़ाएं नहीं, कोशिश करें घटाने की, और ना घटा पाए तो कम से कम बढ़ाएं तो बिल्कुल भी नहीं। आंसर बताओ। एग्रीवेट का एंटोनिम, अच्छा एक मिनट बच्चे, इसका तो एंटोनिम तो नहीं बताना था, नहीं सिनोनिम बताना था। अच्छा हाँ, एंटोनिम बताना है इसका, चलो बताओ। एब्रिविएट, एलिविएट, एप्रिशिएट, एडवोकेट। एप्रिशिएट का मतलब बच्चे प्रशंसा करना होता है, एप्रिशिएट करने का मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक इडियम अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू वर्सन द सिचुएशन, टू वर्सन, टू एग्रीवेट समथिंग, मतलब कोई मामला है, कोई सिचुएशन है, उसको और बदतर कर देना और खराब कर देना, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल देना, मतलब जो पहले से ही आग लगी थी तो उसको और तेज भड़का दिया, ठीक है, इसे कहते हैं एडिंग फ्यूल टू फायर। तो एग्रीवेट करना होता है। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम इसका एडवोकेट होगा नहीं, अप्रिशिएट होगा नहीं। एब्रीवेट का मतलब होता है शॉर्ट करना, एब्रीवेट कर देना मतलब किसी चीज को शॉर्ट कर देना, वो भी आएगा नहीं। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, बेहतर करना, ठीक है। एलिवेट करना मतलब कोई दुख दर्द परेशानी है उसको बेहतर करना, टू मेक somebody फील बेटर। एलिवेट का मतलब मान लो किसी की परेशानी है, किसी का दर्द है, तो उसको कम करना, उसको बेहतर फील करवाना, ये एलिवेट करना होता है, ठीक है। काम करना, कंपोज करना, शांत करना। एग्रीवेट का मतलब भड़काना, बढ़ाना, ठीक है, ये मतलब होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे एलिवेट। अगला देखो, he stood gazing at the serene expanse of the sea। He stood gazing at the serene expanse of the sea। वो खड़ा था gazing at the serene expanse of the sea। देखो, serene का मतलब होता है क्वाइट, पीसफुल। जैसे जो serene वर्ड लिखा ना, इसका मतलब होता है पीसफुल, ठीक है, अनरफल्ड, जिसमें कोई व्याकुलता व्यग्रता ना हो, ठीक है, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, एटसेट्रा। तो सेरेन का मतलब ये हो गया, सेरेनिटी का मतलब हो गया पीसफुलनेस, ठीक। अब हमें बताना है इसका एंटोनिम। ट्रैंक्विल तो इसका सिनोनिम है, सीनिक और क्लियर तो ऐसे ही गलत है, रफल्ड। रफल्ड का मतलब अस्त व्यस्त, व्याकुल,
अनरफल्ड का जो एकदम शांत है, कंपोज्ड है। अनरफल्ड का मतलब हो गया कंपोज्ड। अनरफल्ड का मतलब जो एकदम शांत स्थिर है। और रफल्ड उसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अगला बताने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनरीजनेबल एंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री। अपने देश के ग्लोरिफिकेशन को लेकर लोगों में जो अनरीजनेबल, अतार्किक जो एंथुजियाज्म होता है, जरूरत से ज्यादा उत्साह होता है, ठीक है, मरने मारने पे उतर आते हैं, ठीक है, खून खराबे पे उतर आते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने पे उतर आते हैं। तो इस तरीके के अबनॉर्मल एंथुसियाज्म को जो देश के लिए, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिज्म कहते हैं, पैट्रियटिज्म कहते हैं, शॉविनिज्म कहते हैं, इंपेरियलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, पैट्रियटिज्म नहीं कहते बच्चे, ठीक है। पैट्रियटिज्म अनरीजनेबल नहीं होता ना, ये वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। ये क्या लिखा? अनरीजनेबल एंथुसियाज्म, अनरीजनेबल। पैट्रियटिज्म अनरीजनेबल नहीं होता ना, है? जो देशभक्ति थी, देशभक्त लोगों में जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई करी, वो अनरीजनेबल थी क्या? वो रीजनेबल नहीं थी, ठीक है। कम्युनिज्म नहीं। शॉविनिज्म कहते हैं, अगर ये टर्म आप नहीं पहले से जानते तो इसको हमेशा ध्यान रखना। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, कि अपनी कॉलोनीज सेटअप करना, दूसरे देशों पे कब्जा करके अपनी कॉलोनीज उन्हें बनाना। तो देश के लिए जो अनरीजनेबल पैट्रियटिज्म की फीलिंग होती है लोगों में, उसको शॉविनिज्म कहा जाता है। फैनेटिक, फैनेटिक कह सकते हो आप, हाँ। और पैट्रियटिज्म जो होता है वो रीजनेबल होता है, वो अनरीजनेबल नहीं होता। सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमने लिखा सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स। अबाउंडिंग का मतलब रिच इन, फुल ऑफ। एक ऐसा समुद्री इलाका जहां पे बहुत से आइलैंड्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट, ओशन, आर्किपेलागो, गल्फ, क्या कहेंगे? आर्किपेलागो। इसको हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, एक ही बात हो गई। 80 अबाउंडिंग इन आइलैंड्स मतलब एक समुद्री इलाका जहां पे बहुत से आइलैंड्स हो, मतलब जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, तो उसको हम कहेंगे आर्किपेलागो। आर्किपेलागो हो गया। ओशन तो महासागर होता है, पता ही होगा। गल्फ खाड़ी होती है, गल्फ एरियाज, वो भी पता ही होगा। ये स्ट्रेट क्या है, एक बार ये बताओगे? किसी बच्चे को पता हो तो ये स्ट्रेट क्या है, इसको बताए एक बार। स्ट्रेट क्या होता है बच्चे? देखो, एक काम करते हैं, वहां छोड़ो इसको, मैं यहां लिखता हूं। यहां देखो एक बार, एक एक वर्ड है स्ट्रेट, ठीक है, और एक वर्ड है इस्थमस। ये वर्ड तुमने हिंदी में जरूर पढ़े सुने होंगे, वो अलग बात है कि तो हो सकता है तुम्हें ना पता हो कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेकिन जब मैं इनके हिंदी मीनिंग बताऊंगा तो सारे बच्चे जान जाएंगे। ठीक है, इस्थमस और स्ट्रेट। देखो, दर्रा नहीं, वो पास होता है, जो पहाड़ों में होता है, माउंटेन्स में होता है, उसे पास कहा जाता है दर्रा को इंग्लिश में। ठीक है, स्ट्रेट और इस्थमस का मतलब समझेंगे सारे बच्चे। स्ट्रेट होता है जैसे एक नैरो पीस ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू ह्यूज वाटर बॉडीज, नैरो पीस ऑफ चैनल ऑफ वाटर एक्चुअली, जैसे अ नैरो चैनल ऑफ वाटर that joins two huge water bodies। ठीक है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट है ना बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो पाक स्ट्रेट उसको हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, फिर आ गया इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? अ नैरो पीस ऑफ लैंड piece of land
दैट जॉइंस टू ह्यूज लैंड मासेस। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता है पतली सी पट्टी लैंड की, ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते होंगे, इसको जल संधि कहते होंगे, इसको स्थल संधि कहते होंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं। एसएससी के एग्जाम्स में दोनों ही आ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। हाँ, तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, हाँ, इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो स्ट्रेट हो गया, नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट जॉइंस टू ह्यूज वाटर बॉडीज as is between India and Sri Lanka, Pak Strait, and isthmus is a narrow piece of land that joins two huge land masses, Panama, ठीक है। चल, तो इसमें हमारा आंसर है आर्किपेलागो, ये ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। When he tells his stories about himself, he is inclined to draw the longbow. Draw the longbow एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है? लंबी लंबी फेंकना ठीक है, तिल का ताड़ बताना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो को हम क्या कहेंगे बताओ? एग्जेजरेट, एग्जैक्टली। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जेजरेट करना, एक को हजार बताना। तो ये जो इडियम है ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है एग्जेजरेट करना। अगला देखो। He reached this position in his job through elbow grease, कि वो इस पोजीशन तक जॉब में पहुंचा है थ्रू एल्बो ग्रीज। अब थ्रू एल्बो ग्रीज जो है इसका मतलब क्या है? शेयर हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, फ्लैटरिंग इज सुपीरियर्स, चापलूसी करके अपने सुपीरियर्स की, गुड कनेक्शंस, अच्छे कनेक्शंस की वजह से पहुंचा है, परसिस्टेंट फाइटिंग, लगातार फाइट कर करके पहुंचा है, संघर्ष करके पहुंचा है। क्या होता है इसका मतलब? एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, शेयर हार्डवर्क करना। तो जो बच्चे पहले से एक फ्लैटरिंग बता रहे हैं, जिनको नहीं पता वो अपने हिसाब से तुक्के मार रहे हैं, बेटा इसका मतलब हार्डवर्क होता है। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है खूब एड़ी चोटी रगड़ कर पहुंचना, मतलब मेहनत करके पहुंचना, ऐसे नहीं आराम से किसी ने कोई लिंक कोई जैक पैर भी लगा दी, नहीं। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है कठिन परिश्रम करके खुद को साबित करना, ठीक। तो शेयर हार्डवर्क इसका आंसर है। अगला देखो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है। एक मिनट बच्चों, बाहर से कुछ कॉल से आ रही, एक मिनट में मैं आया, तब तक इसका आंसर बताओ सभी लोग। चलो, तो पढ़ा सबने? क्या आंसर मिला? चल, अब हमने लिखा यू विल डैश, नो हाउ टू डू इट, हैव टू, बिकॉज शी डज नॉट हेल्प हर। ऐसे ऐसे हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना चाहिए? हिंट ढूंढना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, जो सबसे पहला पार्ट है हमारा यू विल, उसमें विल हेल्पिंग वर्ब है। अब उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब लिखनी है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो क्यू या फिर एस। या तो हम लिखें यू विल हैव टू, या हम लिखें यू विल हेल्प हर। या तो क्यू से शुरुआत करें या एस से शुरुआत करें। एस से शुरुआत करने वाले ऑप्शन में देखोगे आप, एस के बाद में आर दे रखा है, यू विल हेल्प हर बिकॉज शी डजंट। फिर जो क्यू है वो डिस्टर्ब कर देगा मीनिंग को, हाँ, फिर क्यू गड़बड़ कर देगा, तो मतलब शुरुआत एस से नहीं हो पाएगी, ठीक है। एस से शुरुआत नहीं हो पाएगी तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्यू से शुरुआत होगी। अब क्यू के बाद में ऐसा आएगा, क्या आएगा? यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। अब ये हैव टू के बाद में वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, यू विल हैव टू हेल्प हर या यू विल हैव टू नो हाउ टू। नो हाउ टू तो आएगा नहीं, क्योंकि वो कंपल्सन शो करता है, तो जानना कंपल्सन नहीं, किसी की मदद करना कंपल्सन हो सकता है। तो क्यू के बाद में ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो पी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद में क्या लिखें? यू विल हैव टू हेल्प हर। अब उसके बाद में क्या लिखें? पी आर, बिकॉज शी डजंट नो। हाँ, यही आ जाएगा, बिकॉज शी डजंट नो। तो अगर आर आ जाएगा तो ये रहा ऑप्शन। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें हिंट एग्जैक्टली काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा यू विल हेल्प हर, यू विल हैव टू हेल्प हर, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि उसको पता नहीं है काम कैसे करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान नहीं दिया, आर के बाद में पी आएगा सीक्वेंस, आर के बाद में पी सीक्वेंस आएगा। आर के बाद में पी वाले कितने सीक्वेंस हैं? दो हैं। अच्छा हाँ, ये अगर हम हिंट टैली करते तो थोड़ा आसानी रहती। नहीं नहीं, आर के बाद में पी आएगा, ध्यान से देखो।
बिकॉज शी डजंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, पी, नो हाउ टू डू इट, तो आर के बाद में पी आएगा। अगर हमने आर के बाद में पी टैली किया होता ना, मेरा ध्यान नहीं गया उधर, तो जल्दी पता चल जाता। आइए चलो अगले पे आ जाते हैं, इस पे करते हैं। इट इज डैश, पढ़ो, इट इज फिक्स है, वो शुरुआत में आएगा, बाकी उसके बाद का पार्ट है वो 4 हिस्सों में पी क्यू आर एस करके लिख दिया गया, हमें बताना है। To be admitted, not necessary that to an engineering college you qualify an entrance exam. ये जो हमने दैट लिखा है ना, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, तो इसके बाद में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा, मतलब क्लॉज आएगी। तो अगर हम देखें तो क्यू के बाद में एस आ सकता है, ठीक है। और क्यू जो है वो शुरुआत में आएगा, क्यू से पहले कुछ नहीं आएगा, तो क्यू शुरुआत में आएगा, उसके बाद एस आएगा। अब हमारे पास कितने ऑप्शन ऐसे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 हैं, इनमें क्यू के बाद में एस दे रखा है, ठीक है। अब एस के बाद में क्या आएगा वो पता लगाना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम टू बी एडमिटेड, हाँ, फिर उसके बाद में पी आ जाएगा, पी आ जाएगा तो ये आंसर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम टू बी एडमिटेड टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो सही सीक्वेंस क्या बन गया, क्यू एस पी आर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से टुकड़े किए हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब उतनी जल्दी नहीं हो सकते जितने वो वाले हो जाते थे। अगला देखो, वुड यू डैश लाइक टू कम ऑन संडे एट द इंटरनेशनल हाउस टू अ कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होता है जहां पे कोई म्यूजिक प्रोग्राम वगैरह हो, ठीक है, उसको कॉन्सर्ट कहते हैं। लाइव सिंगिंग डांस के शो होते हैं उन्हें। चलो आंसर बताओ। वुड यू, अब उसके बाद में तो वर्ब आएगी, तो वर्ब तो एक ही ऑप्शन में पी में, मतलब शुरुआत तो पी से ही होगी, तो ये ऑप्शन तो कंफर्म हो गया। वुड यू लाइक टू कम, अब किसी को बुलाया जा रहा है, कहां बुलाया जा रहा है, वुड यू लाइक टू कम टू अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो जो वर्ब ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है, उनके साथ में आता है पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो टू अ कंसर्ट जो है ना, वो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वो पहले आएगा। तो पी के बाद में आएगा एस, पी के बाद में एस वाले कितने ऑप्शन है, एक ही है। वुड यू लाइक टू कम टू अ कॉन्सर्ट ऑन संडे एट द इंटरनेशनल हाउस। थोड़ा गड़बड़ कर लिया इन्होंने, एक मिनट देखने दो मुझे। वुड यू लाइक टू कम, would you like to come on Sunday to a concert at the internet, नहीं, would you like to come on Sunday to a concert at the international house। खैर अभी एक काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है ना, इसको टिक मत मारना बच्चों, अभी इसको टिक करो, ठीक। इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें क्यू को पहले लिखना पड़ रहा है, हालांकि वो पहले होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास बेहतर ऑप्शन यही है। होता क्या है बच्चे, जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है, उनके साथ में हमें पहले लिखना पड़ता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहले उनके साथ में प्लेस आता है, फिर मैनर आता है, अब फिर टाइम आता है। लेकिन अभी जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, ये असल में किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया वो क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें ये है कि ये मेरे हिसाब से पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, वुड यू लाइक टू कम पी टू अ कॉन्सर्ट एट द इंटरनेशनल हाउस ऑन संडे। ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए, पी एस आर क्यू, ये होना चाहिए इसका सीक्वेंस। लेकिन पी एस आर क्यू कहीं दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा किसी में, तो इसका एग्जैक्ट ये होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो हमने कॉन्सर्ट लिखा है और एट द इंटरनेशनल हाउस लिखा है, ये कॉन्सर्ट का डिस्क्रिप्शन है, एट द इंटरनेशनल हाउस। वुड यू लाइक टू कम टू अ कॉन्सर्ट, कि आप एक कॉन्सर्ट में आना पसंद करोगे, ठीक है। अब कॉन्सर्ट कहाँ है, एट द इंटरनेशनल हाउस में, इंटरनेशनल हाउस में है वो कॉन्सर्ट, ठीक है। तो ये पहले प्लेस हो गया, ये दोनों प्लेस हो गए, और फिर उसके बाद में ये जो ऑन संडे ये टाइम है, ये लास्ट में आना चाहिए।
तो सही सीक्वेंस होना चाहिए PSRQ, जो कि ऑप्शन में नहीं। ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं, अब चलो नहीं है तो कोई नहीं, फिर इसे पिक कर लो। इसमें क्या है, टाइम पहले आ गया। एट द इंटरनेशनल हाउस और टू अ कॉन्सर्ट साथ में रहेंगे। टू अ कॉन्सर्ट जो है, और जो एट द इंटरनेशनल हाउस है, एट द इंटरनेशनल हाउस वो जगह है जहां पर कॉन्सर्ट है, तो एट द इंटरनेशनल हाउस जो है वो टू अ कॉन्सर्ट के बाद ही आएगा, मतलब एस के बाद में आर जरूर आएगा, ये हिंट है। एस के बाद में आर लिखना ही लिखना है, तो एस के बाद में आर वाला एक ही ऑप्शन है, वही ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, तो इसका वैसे आंसर होना चाहिए PSRQ, बट दिए गए ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए अब जो हमें बेस्ट लगा डी वो पिक कर लिया। एस के बाद आर जरूर आएगा, आर और एस इसी सीक्वेंस में आएंगे, ये एक हिंट है। ठीक है, तो ये हिंट एक ही ऑप्शन में टैली कर रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। अगले पे आ जाओ। अब आज की क्लास में हम लाए हैं एक छोटा सा अनसीन पैसेज आपके साथ डिस्कस करने के लिए। देखो, अनसीन पैसेज वैसे प्रैक्टिस करने का तो कोई फायदा होता नहीं, क्लोज टेस्ट वगैरह का तो फायदा भी होता है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कोई ग्रामर पॉइंट है, उनका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, PQRS का प्रैक्टिस करने का लाइव क्लास में कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि PQRS चाहे सॉरी PQRS कह रहा हूं मैं, अनसीन पैसेज, चाहे अनसीन पैसेज आप अपने आप करें चाहे कैसे भी करें, तो अनसीन पैसेज तो प्रैक्टिस ही करना है, बेसिकली पढ़ने की आदत डालनी है। ऐसा होता भी नहीं कि हम जो अनसीन पैसेज पढ़ेंगे वही पेपर में आ जाएगा, ये मान के हमें तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना जुआ होता है। नहीं, होमवर्क नहीं, इसे डिस्कस कर लेते हैं, खत्म करते हैं, बस आज की क्लास इतनी ही है। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अनसीन पैसेजेस हैं वो क्लास से कभी होते भी नहीं है, उनके लिए हमें हफ्तों महीनों की आदत डालनी पड़ती है पढ़ने की, उससे फायदा मिलता है। बट चूंकि अभी तक हमने कोई अनसीन पैसेज किया नहीं था, इसलिए आज इसको कर लेते हैं। देखो, कोई भी बच्चा ये ना मान के चले कि अनसीन पैसेज फ्री में नहीं आता। ठीक है, कोई इंग्लिश का एक जनरल सिलेबस दे रखा है, ठीक है, कि इसमें PQRS आएगा, ग्रामर यूजर्स आएंगे, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, कुछ भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करा करो। हाँ, एसपी बक्सी से प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ, इसको एक बार सारे लोग पढ़ो, अब फिर इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ो सभी लोग। देखो, it has often been said that the scale of natural phenomena in India and her total dependence on the monsoon have helped to form the character of her people. ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो नेचुरल फिनोमिना है इंडिया में, उनके जो स्केल है, उनकी जो मतलब डिग्री है, एंड हर टोटल डिपेंडेंस ऑन द मानसून, और जो इंडिया का जो डिपेंडेंस है मानसून के ऊपर, कि इंडिया की खेती बाड़ी जो होती है ना वो मानसून पे डिपेंड करती है, इसने क्या किया है, हैव हेल्प्ड टू फॉर्म द कैरेक्टर ऑफ हर पीपल। हर का मतलब इंडियाज, तो जो इंडिया के लोग हैं उनका कैरेक्टर जो है वो इन चीजों ने तय किया। इन चीजों ने, एक तो जो यहाँ पे स्केल ऑफ नेचुरल फिनोमिना है वो, और जो यहाँ पर इनकी डिपेंडेंस है क्या नाम मानसून के ऊपर, उसने। I always suggest reading the passage before going to the questions. ठीक है, पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स इज समथिंग स्टूपिड। पहले क्वेश्चन पढ़ के बाद में पैसेज पढ़ना, ये मुझे समझ में नहीं आता, और आई डोंट रिकमेंड दैट, मैं उसको नहीं करता सजेस्ट कभी किसी को। इवन टुडे मेजर डिजास्टर्स, आज भी जो बहुत बड़ी मतलब दुर्घटनाएं होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, आपदाएं होती हैं, सच एज फ्लड, फेमिन एंड प्लेग आर हार्ड टू चेक, एंड इन ओल्डर टाइम्स देयर कंट्रोल वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब हम कह रहे हैं कि आज के समय में भी जो बड़े मतलब आपदाएं होती हैं, सूखा है, बाढ़ है, ठीक है, प्लेग है, ये इनको रोका नहीं जा सकता। चेक का मतलब है कंट्रोल करना, उन पे चेक लगाना, कंट्रोल करना। इनको चेक नहीं किया जा सकता, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड इन ओल्डर टाइम्स, और पुराने समय में, देयर कंट्रोल वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पुराने समय में तो उनको कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल था। आज के समय में तो चलो कुछ मेडिकेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कोरोना के टाइम में हो गया, ठीक है, कुछ तो कम किया जा सकता था। पुराने समय में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उस समय तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कंट्रोल करना, ठीक। मैनी अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बाकी कई पुरानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, such as those of Greeks, Romans and Chinese had to contend with hard winters which encouraged sturdiness and resourcefulness। ठीक, लेकिन जो बाकी पुरानी सभ्यताएं थी इंडिया के अलावा, जैसे ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, चाइनीज थे,
उनको कंटेंड करना पड़ता था, उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी किसके साथ में, हार्ड विंटर्स के साथ में, बहुत कठोर सर्दियों के साथ, क्योंकि वहां सर्दियां बहुत भयंकर होती हैं उन इलाकों में, ठीक है। विच एनकरेज स्टर्डीनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, इससे वहां के लोग जो थे वो स्टर्डी, मजबूत हुए, ठीक है, और रिसोर्सफुल, उन्होंने अपने रिसोर्स तैयार किए, मतलब वो मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। इंडिया में क्या था कि उतना खराब मौसम नहीं हुआ करता था, तो आदमी उतना ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने की, अपने रिसोर्सेज बनाने की उसने जरूरत नहीं समझी। बढ़िया मौसम होता था, 2-4 महीने की बारिश होती थी, कैसे न कैसे कटी जाती थी, फिर उसके बाद उपजाऊ जमीन है, बढ़िया मौसम है इंडिया में, तो यहाँ का पर्सन जो है ना वो डिपेंडेंट रहा मौसम के ऊपर, मानसून के ऊपर। लेकिन वहां पे क्या था, इतनी भयंकर सर्दियां होती थी, तो वहां के लोगों को मजबूत बने, ठीक है, स्टडी हुए वो, और साथ ही में वो रिसोर्सफुल, उन्होंने अपने रिसोर्स तैयार किए, ठीक। आगे देखो, इंडिया ऑन द अदर हैंड, जबकि इंडिया के साथ क्या था, वॉज ब्लेस्ड बाय अ बाउंटियस नेचर, यहाँ का नेचर, यहाँ की प्रकृति बहुत ही सुंदर थी। बाउंटियस का मतलब गिफ्ट, लाइक गिफ्ट, ठीक है, ऐसी थी। हु डिमांडेड लिटिल ऑफ मैन इन रिटर्न फॉर सस्टेनेंस, जो कि मैन से बहुत कम एक्सपेक्ट करती थी, मनुष्य को ज्यादा मतलब सस्टेन करने के लिए इंडिया में कोई ज्यादा हाथ पर मारने की, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ का मौसम लगभग अनुकूल था सबके लिए। बट इन हर टेरिबल एंगर कुड नॉट बी अपीज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट, लेकिन जब जो प्रकृति होती है, जब वो मतलब बहुत गुस्से में होती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, ठीक है, तब तो फिर ह्यूमन एफर्ट से उसको रोका या थामा नहीं जा सकता, तब तो वो नुकसान करती करती है। हेंस इट हैज बीन सजेस्टेड, इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है, द इंडियन कैरेक्टर हैज टेंडेड टू क्वाइटिज्म, कि जो इंडिया का कैरेक्टर है ना वो क्वाइटिज्म, क्वाइटिज्म का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत, साइलेंट टाइप का था, ठीक है, क्वाइट एडजेक्टिव होता है ना बच्चे। तो इंडियंस थे ना वो अपने में खाते पीते थे, मस्त रहते थे। जो चाइनीज थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, वो क्या करते थे, हमले करते थे दूसरे देशों पे कब्जा करने के लिए, कि वहां से रिसोर्सेज लेकर आए, भोजन लेकर आए, ठीक है, मवेशी लेकर आए, नौकर लेकर आए काम करवाने के लिए। इंडिया में क्या था, सब कुछ ठीक ठाक ही था, तो इन्हें इतना कोई हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो क्वाइट टाइप के लोग थे, शांत किस्म के, ठीक है, ज्यादा हिंसक नहीं थे। बाकी जो जगह थी वहां के लोग देखो कितने हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, वाइकिंग वगैरह की कहानियां पढ़ोगे ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएंगी, ठीक है। वो इतने क्रूर हुआ करते थे, इतने निर्दयी हुआ करते थे, क्योंकि उनको सस्टेन करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए, ठीक है, मतलब दूसरों के ऊपर मतलब डिपेंड करना पड़ता था। इंडिया में क्या था, सब कुछ ठीक ठाक था, तो यहाँ के लोगों का जो कैरेक्टर था वो कैसा बन गया, क्वाइटिज्म का। क्वाइटिज्म का मतलब ना शांत, क्वाइट है, शांत है, अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई नाटकबाजी नहीं करते। बाकी जगह के लोग थे मार काट करते थे, आपस में कोई मारते थे, एक दूसरे को मार काट डालते थे, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को दबाते थे, ठीक है, उस पर हमला कर देते थे, उसका खाना, उसके नौकर सब छीन छान ले जाते थे, तो इस स्वभाव के थे। एक्सेप्टिंग फॉर्च्यून, ठीक है, यहाँ के इंडियन कैरेक्टर कैसा डेवलप हुआ कि वो भाग्य में विश्वास करते थे, भाग्य पे, मतलब क्योंकि उतनी कठिन परिस्थितियां यहाँ नहीं थी जितनी रोमन्स, ग्रीक्स और चाइनीज को फेस करनी पड़ती थी, ठीक है, तो वो भाग्य पे विश्वास करते थे कि हाँ भाई चलो इस बार बारिश नहीं हुई, अगली बार बारिश हो जाएगी, ईश्वर में ऐसे ही लिखा होगा, भगवान ने मतलब किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा, ये सारी चीजें। द एक्सेप्टिंग फॉर्च्यून एंड मिस फॉर्च्यून अलाइक, वो फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून को समभाव से एक जैसे एक्सेप्ट करते थे, विदाउट कंप्लेंट, बिना कोई कंप्लेंट के, बिना उसके लिए कोई खास प्रयास किए, ठीक है। खेती बाड़ी चौपट हो गई तब भी मस्त, खेती बाड़ी अच्छी हो गई तब भी मस्त, ठीक है। तो ये कहानी है, अब ये पढ़ लिया, कुछ समझ में आया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो पहला क्वेश्चन, द ऑथर्स मेन आर्गुमेंट इज, जो हमारा ऑथर है, ठीक है, उसका मेन आर्गुमेंट क्या है, मतलब इस पैसेज में वो किस बात पे जिरह कर रहा है, किस बात पे स्ट्रेस कर रहा है, मतलब किस पॉइंट को वो क्लियर करना चाहता है, उसका आर्गुमेंट क्या है, बताओ। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमिना ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नेचुरल फिनोमिना है उनका डिस्क्रिप्शन, नहीं डिस्क्रिप्शन तो दिया ही नहीं है, बस एक लाइन में बताया कि यहाँ का नेचुरल फिनोमिना बाउंटियस है, बस डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, नहीं। कोरिलेशन बिटवीन द क्लाइमेट एंड द कैरेक्टर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ रीजन, यही कि जो क्लाइमेट होता है किसी जगह का और वहां पे रहने वाले लोग होते हैं, उनका, लोगों का कैरेक्टर जो होता है वहां के क्लाइमेट से कोरिलेटेड होता है, कि लोग जिस तरीके की जगह पे रहते हैं, जिस तरीके का वहां पे क्लाइमेट होता है, उसी तरीके से लोगों का कैरेक्टर भी डेवलप होता है, तो मतलब लोगों के कैरेक्टर में, ठीक है, और जिस जगह पे वो रहते हैं वहां के क्लाइमेट में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन पे फोकस हमारा राइटर कर रहा है,
ठीक है, तो आंसर इसमें है हमारा ये। उसको पढ़ने के बाद वाले की जरूरत भी नहीं है। पहाड़ पे रहने वाले लोग देखो कितने मेहनती होते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं, क्योंकि वो जहां पे रहते हैं वहां पर मेहनत से ही सरवाइव किया जा सकता है। आलस से आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, ये करना है वो करना है, तो फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं। तो किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, इससे वहां के लोगों का कैरेक्टर बनता है, और इस को रिलेशन को, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइटर है वो पॉइंट कर रहा है। अगला देखो, Which one of the following civilizations did not have to face hardships due to bad weather? इनमें से किस सिविलाइजेशन को बैड वेदर की वजह से जो होने वाली परेशानियां, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, वो नहीं फेस करनी पड़ी? ठीक है, तो बैड वेदर के होने से, बैड वेदर से होने वाली कठिनाइयां किसे नहीं फेस करनी पड़ी? इंडियंस को, क्योंकि यहाँ का वेदर जो था वो बाउंटियस था। बाकी रोमन्स थे, चाइनीज थे, ग्रीक थे, वहां पे कड़ाके की सर्दियां पड़ती थी, तो बड़ी परेशानी होती थी सर्दियों में। ठीक है, अगला देखो, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इंडिया ऑन द अदर हैंड वाज ब्लेस्ड बाय अ बाउंटियस नेचर, मींस इसका मतलब क्या है कि इंडिया ऑन द अदर हैंड वाज ब्लेस्ड बाय अ बाउंटियस मींस नेचर। इसका क्या मतलब है? इंडियन सॉइल इज फर्टाइल, इंडिया की जो मिट्टी है, भूमि है, वो उपजाऊ है, इसका मतलब ये है क्या? केवल भूमि की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल मौसम की भी बात हो रही है, सीजन्स की भी बात हो रही है, तो ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इंडिया में पेड़ पौधे, पशु ये खूब मिलते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, फौना का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। इंडियन सॉइल इज सूटेड फॉर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, नहीं। इंडियन पीपल हैव बीन रिवॉर्डेड मोर जनरसली बाय नेचर इन प्रोपोर्शन टू देयर एफर्ट्स, दिस इज द आंसर। यहाँ पे बात केवल उपजाऊ जमीन की नहीं हो रही है, तो ए और डी ऑप्शन तो आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि हम केवल बात यहाँ पे जमीन के, भूमि की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल मौसम की, कि नेचर ने यहाँ पर क्या किया है कि मतलब थोड़ी सी नम्रता रखी है इंडिया के लोगों के साथ में। ना एक्सट्रीम गर्मी होती है, ना एक्सट्रीम सर्दी होती है, ठीक है, तो यहाँ का नेचर जो है वो एक तरीके से मतलब गिफ्ट है यहाँ के इंसानों के लिए, तो इसका आंसर है सी। इंडियन पीपल हैव बीन रिवॉर्डेड, इंडियन पीपल को रिवॉर्ड किया गया है मोर जनरसली, मतलब प्रकृति ने ज्यादा मतलब उदारता के साथ में यहाँ पे जो मौसम है उनकी व्यवस्था करी है। अगला, विच ट्रेट ऑफ इंडियन कैरेक्टर हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मॉनसून? इंडियन कैरेक्टर, भारतीय लोगों के चरित्र का कौन सा गुण जो है उसको मॉनसून ने मतलब फॉर्म किया है? ठीक है, भारतीयों के किस गुण का कारण या भारत का मॉनसून है? फैटलिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, स्टर्डीनेस, एसेटिज्म। एसेटिज्म का मतलब होता है कि सन्यासी टाइप का, एसेटिक जीवन जीना मतलब भोग विलास की चीजों से दूर रहना। एपिक्यूरियन का मतलब होता है भोग विलास की चीजों में खोए रहना, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। एपिक्यूरियन होता है हेडोनिज्म, एक वर्ड तुमने सुना होगा, जिन लोगों, जो लोग जिंदगी का उद्देश्य बस भोग विलास को मानते हैं, अयासी को मानते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। एसेटिज्म का मतलब कि बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड लाइफ जीना, ठीक है, बहुत संयमित खाना, बहुत संयमित सोना, मतलब इस तरीके से मतलब कठोर सन्यासी वाला जीवन जीना, ऐसा भी नहीं है। स्टर्डीनेस तो इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का तो नेचर ही वैसा नहीं था। फैटलिज्म, फैटलिज्म का मतलब भाग्यवाद, बिलीविंग इन फेट, भाग्य में विश्वास रखने वाला। तो यहाँ का मानसून होता है ना, किसी साल अच्छी बारिश हो गई, किसी साल खराब हो गई, तो यहाँ का आदमी भाग्य में विश्वास करता था कि किस्मत अच्छी होगी, देवता चाहेंगे तो इस साल अच्छी खेती हो जाएगी, ठीक है, देवता नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, तो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता था, क्योंकि वो भाग्यवादी था, कर्मवादी नहीं था। सब बर्बाद हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता था, सब कुछ अच्छा हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता था। तो फैटलिज्म, जो भाग्यवाद है, भाग्य में जो विश्वास है, वो इंडियन मॉनसून की वजह से यहाँ के कैरेक्टर में आया, ठीक, खत्म। चलिए, तो ये था आपका सेशन आज का, जो कि कंप्लीट हुआ। अनसीन पैसेज पढ़ते रहिए, और कोई भी बच्चा ये ना मान के चला करे कि अनसीन पैसेज प्री के पेपर में नहीं आएगा, PQRS प्री के पेपर में नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, तैयारी ढंग से क्या करें, ठीक है।